गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो उसी श्रृंखला को मैं आप लोगों को, ये जो कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी बने हुए थे, मैं उस क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, क्योंकि 2 सेशन मैंने लाइव लिए थे और फिर मैंने रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कराए थे, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ सेशन अपलोड करा चुका हूँ और 1-2 सेशन मुझे और अपलोड कराने हैं, तो जो मैं आप लोगों को भाई क्या कर देता हूँ भाई, करा देता हूँ, ठीक। तो इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से चर्चा करूँ, तो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है भाई, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 आप लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो है आपके पास जो 3 है जो आपको मिल चुके हैं, आज ये 4th क्लास है, ठीक है। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक। और आपके पास अब आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस शुरू होंगी। ये लास्ट सेशन होगा, इसके बाद सब्जेक्ट वाइज सेशन हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो आज ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज ही स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स डिज़ाइन एंड ड्राइंग। डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को थंबनेल बना, इवेंट बना दिख जाएगा, ये यूट्यूब पर आप लोग जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। ये सेशन आपका यूट्यूब पर लाइव होगा। और कितने बजे होगा, 5 बजे आपके पास होगा, ठीक है। शाम को 5 बजे आपके पास लाइव होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा को करेंगे, ठीक। चलिए अभी चलते हैं आगे, अभी चलते हैं आगे और चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। जहाँ पर कल छोड़ा था, सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात, आगे की चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन अ इंडस्ट्रियल सेटिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कौन से मेजर को क्या करें, इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग। जब भी हम लोग को इंडस्ट्रियल सेटिंग करें, जब भी हम लोग क्या करें भाई, कोई इंडस्ट्रियल सेटिंग करें, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। देखो क्लास रिकॉर्ड होती है तो थोड़ा सा इस चीज़ में वो करना पड़ता है कि साउंड प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगी, तो मेंटेन करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। जब हम लोग कोई इंडस्ट्री सेटअप करें तो वहाँ हमारे पास क्या हो, हमारे पास एनर्जी कंजम्पशन कम हो। क्या कह रहा है, रिप्लेसिंग, आपके पास जो बल्ब्स होते हैं उनको हम लोग एलईडी लाइट से रिप्लेस कर दें। हाई इफिशिएंसी मोटर्स यूज़ करें, ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को यूज़ करें। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है, इंकरेज करें एम्प्लॉय को टू टर्न ऑफ मशीन व्हेन नॉट यूजेस। इंस्टॉल करें मोर एयर कंडीशनिंग टू मेंटेन ऑप्टिमल टेम्परेचर। आपको एनर्जी कंजम्पशन क्या करना है भाई, खत्म करना है, मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है, खत्म तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे एलईडी बल्ब को लाइट से, तो भाई अभी तो क्या है, अभी तो लाइट ही हम लोग यूज़ करते, तो सर ये तो बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक। इनकरेज करो मशीन को, जब मशीन आपके पास ना यूज़ हो रही हो एम्प्लॉय को, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता, कोई 24 आवर्स की आपके पास प्लांट है तो फिर वहाँ मशीन बंद नहीं होगी। इंस्टॉल करोगे भाई एसी को, भाई ऐसा नहीं होगा सर। तो आपके पास क्या है सर, हाई इफिशिएंसी मोटर्स को यूज़ करते हैं। जब भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाई इफिशिएंसी या फिर हाई एनर्जी रेटिंग वाले मोटर्स को यूज़ करेंगे। हाई एनर्जी रेटिंग वाले मोटर्स को यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा, जिससे हमारा जो कंजम्पशन है, ठीक है, जिससे हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कम होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन थर्मल पावर प्लांट which of the following in thermal power plant which of the following represent the correct sequence of energy conversion। आपके पास क्या है, आपके पास थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की अगर हम आपसे बात करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, आपके पास कोई कोल या फिर गैस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ थर्मल पावर प्लांट कोल या गैस। अब कोल या गैस के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, ठीक है, कोल या गैस के अंदर कौन सी एनर्जी होगी भाई। आपके पास अगर गैस यूज कर रहे हो या फिर कोल यूज कर रहे हो तो इनके अंदर आपके पास क्या भाई, इनकी कोई केमिकल एनर्जी, ठीक है, इनकी कोई क्या केमिकल केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी। अब
केमिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, अब ये जो फ्यूल बर्न होगा तो बेसिकली हमारे पास क्या, हमारी एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, आपके पास थर्मल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, थर्मल एनर्जी में। अब उसी थर्मल एनर्जी का यूज करके, मतलब थर्मल एनर्जी दैट इज हीट का यूज करके आपने क्या किया, आपने टरबाइन को रोटेट कराया। टरबाइन जैसे ही रोटेट होती है, टरबाइन की शाफ्ट जैसे ही घूमना शुरू करेगी, दैट मीन्स वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी का जनरेशन हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे ही शाफ्ट घूमी मैकेनिकल एनर्जी, और फिर टरबाइन क्या कर देगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगी। वो आपके पास क्या सर, जनरेटर से कनेक्ट रहेगी तो या अल्टरनेटर से कनेक्ट रहेगी, तो बेसिकली वो आपके पास क्या है, आपके पास फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिल जाएगी। तो क्या प्रोसेस है, केमिकल टू थर्मल, थर्मल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपके पास कहाँ पर लिखा हुआ है, और यही प्रोसेस अगर आप देखोगे ना, तो यही प्रोसेस आपके आईसी इंजन में भी वर्क करता है। आपने फ्यूल डाला, उसके अंदर केमिकल एनर्जी थी, इग्नाइट किया, ठीक है, वो बेसिकली हीट एनर्जी जो है फिर आपके पास क्या, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का रोल नहीं, वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल के बाद भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्म, क्योंकि स्टैटिक भी मैकेनिकल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी मैकेनिकल का ही फॉर्म है, और काइनेटिक एनर्जी भी। तो मैकेनिकल जो एनर्जी है वो काइनेटिक फॉर्म में क्या हो जाती है, बदल जाती है, जिसकी वजह से हमारी बाइक जो है, कार जो है वो मूव करने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, तो केमिकल थर्मल, केमिकल थर्मल ऑप्शन आपके पास बी में दे रखा है, तो बी आपके पास क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैविली रिलाइज ऑन द कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कौन सी इंडस्ट्री आपके पास किस पर रिलायबल है, आपके पास रिलायबल है किस चीज पर, आपके पास रिलायबल है किस चीज पर, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन पर। ठीक है, तो ये कहां पर है, ठीक है, तो ये आपके पास किस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर स्टील। देखो आपके पास मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल की बात किया है। अब आपको सबसे पहले ही देखो हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास फ्लूइड की एनर्जी होगी या फिर वाटर की एनर्जी जो होगी, वाटर पावर जो होगी, फ्लूइड पावर जो होगी, आप उसको यूटिलाइज करोगे किसके लिए, आप उसको यूटिलाइज करोगे किसके लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए, रोटर को घुमाने के लिए, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, या फिर रोटर को रोटेट कराने के लिए। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कनेक्ट आपके पास फर्दर जनरेटर से होगा, तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका यूज करते हैं। यही हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या एक सोर्स है। क्या कह रहा है, what is the primary mechanism by which pumped hydro storage work। यहां पर हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है, प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, बाय विच पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज वर्क, हाइड्रो स्टोरेज वर्क का जो हम लोग पंप करते हैं, ठीक है, उसका जो वर्क है, उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, पंप से जो स्टोरेज के लिए वर्क करा रहे हो तुम, ठीक है, तो बेसिकली उसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, स्टोरिंग एनर्जी इन अ कंप्रेस्ड एयर इन अंडरग्राउंड यूजिंग मैकेनिकल फ्लाईव्हील टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी, पंपिंग द वाटर टू अ हायर एलिवेशन एंड रिलीज इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या फिर आपके पास क्या सर, चार्जिंग बैटरीज। अब देखो पंप का यूज किया, पंप का यूज हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर की तो बात हो नहीं रही है सर, हाइड्रो स्टोरेज के लिए बात करेंगे तो सर एयर की कहां बात होगी, तो सर ये तो सीधे सीधे गलत। अब फ्लाईव्हील आपके पास क्या सर, इंजन वगैरह में लगा होता है। ठीक है, इंजन वगैरह हम लोग लगाते हैं, जिससे हमारे पास क्या है, जिससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब हमारे पास डेवलप हो रही है वो स्टोर कर लेता है, जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तब वो सप्लाई कर देता है, तो वो फ्लाईव्हील हो गया। क्या कह रहा है, पंपिंग वाटर एट हायर एलिवेशन। अब आपके घर में जेट पंप होगा, आपके घर में समरसेबल होगा, आपके घर में जो म्यूनसिपैलिटी से पानी आता है, तो आप लोगों में हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में वो टुल्लू पंप उसको बोलते हैं, बेसिकली वो लगा होगा। ठीक है, मतलब छोटा जो पंप है जो कम इलेक्ट्रिसिटी को कम हाइट पर पानी को डिलीवर कर पाता है, ठीक है, वो लगा होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या सर, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे इक्विपमेंट हम लोग क्या करते हैं भाई, लगाते हैं। तो पंपिंग हाइट, पंप का क्या मैकेनिज्म है कि आपके पास वाटर जो है,
ठीक है, उसको हायर एलिवेशन पर ले जाना, ठीक है, हायर एलिवेशन पर ले जाना और रिलीज करना। रिलीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, उस एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लेंगे, उस एनर्जी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी साथियों ने यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस का बैच नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 1111 रुपए का आप लोगों को बैच जो है दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट टेक्निकल की सारी क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक, अगर बात किया जाए तो इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है, आपको लगता है आप अभी कर सकते हैं, आप बिल्कुल इस बैच से जुड़ जाइए, परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अब कुछ साथी ऐसे होंगे कि भाई सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, अब उनको टेस्ट सीरीज लगानी होगी। तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए क्या है, यूपीपीएससी एई की जो है 2024 की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है ये आप लोगों के सामने क्या है भाई, लाइव है। ठीक है, इसको आप परचेस कर सकते हैं मात्र 99 रुपए के अंदर। ठीक है, 99 रुपए के अंदर आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके अंदर आपको जो है, इसके अंदर आप लोगों को 10 FLTs जो है वो देखने को मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से 7 आज की डेट तक लाइव हो चुके हैं। 7 जो है वो आज की डेट तक लाइव हो चुके हैं। 3 आपके पास 31 तारीख को, ठीक है, 31 तारीख को एक आपके पास जो है भाई 31 तारीख को एक, मतलब उसके बाद जो 2 संडे पड़ेंगे उनमें आपके पास लाइव हो जाएंगे। ठीक, और कंप्लीट कंप्रेहेंसिव, मतलब आपके पास जैसा फुल लेंथ होता है 150 क्वेश्चन, 25 और 100 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से इस सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलेगा। आप लोग इसको जरूर यूज करिएगा। टेस्ट सीरीज कोई भी क्वेरी रहती है, आप इन नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। ये लिंक दे रखा है, इस लिंक से आप टेस्ट सीरीज को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बात करें गेट 2026, गेट की जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गेट 26, 27 और 28 के कोर्सेज हैं। 26 का 4x2, 27 का आपके पास 4x3 और 28 का बैच जो है भाई आपके पास 4x5। इसका क्या है, आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, आप लोग बिल्कुल जुड़कर आराम से अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई के जो साथी हैं, ठीक है, अब आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, और आरआर जैसे आप लोगों को अभी सुना होगा कि आपने आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, एएलपी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जब ये फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या है भाई, आपका आरआरबी जेई भी आएगा। आरआरबी जेई भी आएगा तो आरआरबी जेई आप मान सकते हो कि जुलाई अगस्त तक आ जाना चाहिए। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं कॉम्बो कोर्स परचेज करके CVT 1 और CVT 2 का। ठीक है, कॉम्बो कोर्स परचेज करके आप लोग CVT 1 और CVT 2 की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें आपसे क्या सर, यहाँ पर अगर बात की जाए आपके पास ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, आरआरबी जेई की भी आपके पास है मात्र 99 रुपए में। आपको इसके भी अंदर 10 FLTs जो है वो देखने को मिलेंगे, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये भी टेस्ट सीरीज जो है वो लाइव, ये भी टेस्ट सीरीज जो है वो आपके पास क्या है सर, आपके पास लाइव है। ठीक, नेविगेटर PYQ बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हर ब्रांच का। यहाँ पर मैकेनिकल वाले का QR कोड है, मैकेनिकल वाले जो भी साथी हैं, अगर आप आरआरबी जेई दे रहे हैं तो आप इसको स्कैन करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे आरआरबी जेई, SSC जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एंड AE जेई, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामिन कोर्सेज, ESC नॉन टेक। ठीक है, गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको क्या है, आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, आप लोग बिल्कुल परचेज कर सकते हैं और ईजिली क्या कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। हार्ड बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या है भाई विजिबल है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, हार्ड बुक के फॉर्मेट में भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, कुछ आप लोग जो साथी हैं भाई, ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रामबाण बुक है, ई बुक है। ठीक है, हैंड बुक बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर आरआरबी जेई दे रहे हो तो भाई इसको जरूर रखना। आप यूपीपीएससी एई दोगे तब भी आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलेगा। BHEL का एग्जाम है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। QR कोड है मैकेनिकल का, फ्री सैंपल है, आप लोग फ्री सैंपल जो है वो पढ़ सकते हैं। मतलब लगभग इसमें आपके पास 100 to 120 पेजेस आपके पास होंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़कर अपना एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से और चीज़ें आगे की तरफ पुश आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न विद द पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज। ठीक है, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज में आपके पास ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है भाई, मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न विद पंप हाइड्रो स्टोरेज, वाटर कंटेमिनेशन, लैंड यूज एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, एयर पोल्यूशन या फिर रेडिएशन लीकेज। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो ये बेसिकली आपके पास किसके लिए, ठीक है, यहाँ पर आपसे किस चीज़ के लिए पूछा है, किस चीज़ के लिए पूछा है आपसे, इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न किसके लिए, आपके पास हाइड्रो स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सो जो इकोसिस्टम हम लोग क्या करें भाई, यूज़ करें, ठीक, लैंड यूज एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, ये हमारे पास क्या है सर, जो हाइड्रो स्टोरेज के लिए है, जो पंप हम लोग करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा क्या है भाई, ये आपके पास कंसर्न है। ठीक है, ये कंसर्न है क्योंकि पानी नहीं रह जाएगा तो जो आपके पास जो भी जीव जंतु हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। ठीक है, सर्वाइव करेंगे, तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्हाट इम्पैक्ट डज द लिथोस्फीयर हैव ऑन क्लाइमेट। लिथोस्फीयर का आपके पास जो है क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट है। और यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कोल्डेस्ट, ठीक है, या फिर आपके पास क्या है, सबसे पहले ये बता दो कोल्डेस्ट जो लेयर है वो कौन सी होती है। दूसरा आपके पास क्या है, आपके पास 1 किलोमीटर राइज करने पर, ठीक है, 1 किलोमीटर आप लोग जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं, जब 1 किलोमीटर राइज करते हैं तो कितना टेम्परेचर आपके पास डिग्रेड होता है। ठीक है, कितना टेम्परेचर कम होता है। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल जो है आपके पास इलेप्स रेट जो है वो आपके पास कितना होता है। ठीक, मतलब टेम्परेचर जो है वो कितना डाउन होता है 1 किलोमीटर राइज करने पर। ठीक है, तो हम लोग जब ये दो क्वेश्चन आप लोगों से हैं, जब हम लोग 1 किलोमीटर चलते हैं तो अराउंड अराउंड 6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक, डिग्रेड आपके पास क्या है, हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, आपसे पूछा कोल्डेस्ट लेयर, तो मीजोस्फीयर जो आप सुनते हैं, ठीक है, वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। लिथोस्फीयर का काम क्या होता है, लिथोस्फीयर की अगर हम लोगों ने बात किया तो सर ये हमारे पास क्या है सर, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वेदर पैटर्न, सर नहीं। आपके पास रिलीज द ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये आपके पास क्या है, रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जनरेट सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये आपके पास क्या है सर, ये नहीं है। ठीक है, कॉज इमीडिएट एटमॉस्फेरिक चेंजेस, ये आपके पास क्या है सर, ये भी नहीं। तो आपके पास क्या, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, उनको रिलीज करता है वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू। वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो आपके पास किस तरीके की हो सकती है। लेट सपोज कोई अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, कोई आपके पास सुनामी आ रही है, तो उनसे आपके पास क्या सर, यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक, चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटी में सिर्फ वॉल्केनो का जो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि वॉल्केनो से सिर्फ जो लावा निकलता है वही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें वो एक है, ठीक है, वो भी आपके पास होता है कि ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, ज्वालामुखी ब्लास्ट कर जाएगा, जो वॉल्केनो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, वो भी होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास होती हैं, वो भी सभी वॉल्केनिक एक्टिविटी में आती हैं। जैसे आपके पास अर्थक्वेक हो गया, जब जो दो प्लेट्स हैं हमारी मूव कर रही हैं, जब वो आपके पास एक दूसरे में टकरा रही हैं वो, या फिर सुनामी है। ठीक है, आपके पास जो आप लोगों ने सुना होगा कि एवलांचेस वगैरह जो आते हैं, ठीक, लैंडस्लाइड होता है, वो सभी क्या है, वो सभी वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ही हमारे पास क्या होते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारे पास क्या है, विच लेयर इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर वेदर फिनोमेना। अब वेदर फिनोमेना के लिए क्या है, वेदर फिनोमेना के लिए आपके पास कौन सी लेयर होती है भाई, ट्रोपोस्फियर। क्या होती है, ट्रोपोस्फियर वेदर वगैरह सब इसमें होता है। स्ट्रेटोस्फियर में क्या सर, स्ट्रेटोस्फियर में जो हमारा प्लेन्स वगैरह है जो है वो आपके पास मूव करते हैं। ठीक है, मीजोस्फियर
कोल्डेस्ट लेयर आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, सॉरी हाउ डज द बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल जो है बेसिकली बायोस्फीयर जो है किससे, कार्बन साइकिल से कैसे इन्फ्लुएंस है, कैसे इन्फ्लुएंस है, एक बार एक सेकंड मुझे दीजिएगा, किस तरीके से भाई ये इन्फ्लुएंस है, तो ये आपको बताना है। थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी, वाया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बाय अल्टरिंग ओशियन करेंट्स, थ्रू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या, बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। ठीक है, किसके लिए, बायोस्फीयर इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, इसके लिए अगर हम लोगों ने बात किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या है, थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी, क्या है आपके पास, थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी या वाया फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, कार्बन साइकिल से कैसे सर आपके पास कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज अ टेम्पररी कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, मतलब कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जो टेम्परेरी कूल कर देता है अर्थ सरफेस को। पहले वाला दिन, पहले दिन का सेशन याद होगा, तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, इसमें आपको बताया था, ठीक है, इसमें आपको क्या बताया था भाई, बताया था। अब आपको मैं बता देता हूं कि किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर जो ऐश कंटेंट होता है, ऐश कंटेंट जो होता है ये टेम्परेरी कूलिंग कराने का काम करता है। ये किसका सर, टेम्परेरी कूलिंग कराने का काम करता है। ठीक है, टेम्परेरी कूलिंग कराने का काम आपके पास क्या करता है, करता है, टेम्परेरी कूलिंग कराने का काम आपके पास होता है। ये किसके थ्रू होता है, आपके पास क्या होता है, जब वॉल्केनिक इरेप्शन होता है, जब आपके पास क्या होता है, कोई ज्वालामुखी जो है वो फटता है। ठीक है, तो कुछ आपके पास क्या, बहुत सारी गैसेस आती हैं बाहर। ठीक है, तो उसमें अगर आपके पास ऐश कंटेंट भी आएगा और आपके पास क्या सर, SO2 भी आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी। तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या, टेम्पररी कूलिंग के लिए, अर्थ सरफेस की कूलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इसका, इस गैस का ही यूज किया जाता है। तो इसको कई बार डायरेक्टली ये पूछता है कि अर्थ सरफेस कूलिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, तो आपको क्या आंसर करना है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वॉल्केनिक इरेप्शन के थ्रू जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो GHG है, वो तो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन आपके पास ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कह रहा है, विच इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, विच इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, स्टील प्रोडक्शन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। जल्दी से बताइए। सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस, अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस कौन सी सर, स्टील प्रोडक्शन के अंदर कोई ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है सर, नहीं। टेक्सटाइल के अंदर सर कोई नहीं। सीमेंट के अंदर, सीमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो सर हमारे पास क्या सर, CO2 जो है वो रिलीज करती है, CO2 हमारे पास क्या होती है सर, रिलीज होती है। और CO2 का बढ़ना, CO2 का बढ़ना, दैट मीन्स आपके पास किसके अंदर, सीमेंट प्रोडक्शन में, किसके अंदर, सीमेंट प्रोडक्शन में। दैट मीन्स हमारे पास यही क्या होता है, यही हमारे पास क्या है सर, वन इज द फॉर्म ऑफ GHG, ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन आपके पास क्या सर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज आपके पास क्या सर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अ पोलर रीजन, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पोलर रीजन पर उसका क्या इफेक्ट है, इंक्रीज होगी पोलर बियर पॉपुलेशन, ठीक है, डिक्रीज होगी सी आइस, इंक्रीज होगी स्नो कवर, स्टेबलाइज हो जाएगा टेम्परेचर, क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेबलाइज हो जाएगा टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू आप लोग क्या सुनते हो, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो अटलांटिक है या फिर आर्कटिक एरिया जो है वहां पर जो स्नो है वो क्या होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है। तो सी आइस जो है बेसिकली वहां पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्या होने को देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉज, बेसिकली क्या होगा, हीटिंग आपके पास हो जाएगी, हीटिंग जो है वो बेसिकली आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज देखने को मिलेगा इसके अंदर, सी आइस के अंदर। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ICT। यहां पर मेजर कंपोनेंट आपके पास ICT के अंदर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। ICT, ठीक है,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन है सर, बिल्कुल है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सर, बिल्कुल है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंटरनेट सर्विसेज आपके पास सर बिल्कुल है। तो आपके पास ऑल ऑफ द अबव आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, एआई का जब हम लोग यूज करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, परफॉर्म कर सकते हैं रिपीटेटिव टास्क को। ठीक है, ये मिमिकिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। ठीक है, दूसरा रिक्वायरिंग मैनुअल इंटरवेंशंस फॉर एवरी टास्क। तीसरा ऑपरेट ओनली द प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, ये चौथा। तो यहां पर आपसे क्या है, आपसे पूछा की कैरेक्टरिस्टिक। की कैरेक्टरिस्टिक भाई क्या आपके पास, जैसा हम काम करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं उस तरीके से क्या कर सकता है, उस तरीके से हमारा जो भी एआई है, रोबोट है, वो क्या कर सकता है, वैसा काम कर सकता है। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा सर यहाँ पर रिपीटेटिव टास्क भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक शब्द दे दिया है क्या, ओनली। आपको मशीनरी मेंटेनेंस में मैं ही पढ़ाया हूं कि रोबोटिक आर्म हो गया या फिर आपके पास कोई रोबोट हो गया तो वो क्या करता है, वो सिमिलर टाइप का काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ओनली है, ये ओनली गलत है। ठीक है, ये ओनली आपके पास वर्ड जो है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, मिमिकिंग ह्यूमन डिसीजंस मेकिंग एंड लर्निंग। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है सर, एआई की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एआई की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक, अब यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन जब हम लोग करते हैं किसी रोबोट के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोबोट। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कोबोट बोलते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव रोबोट्स। ठीक है, उसको हम लोग वो बोलते हैं कोबोट। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेंट। इसमें से कौन सा ल्यूब्रिकेंट जो है वो नहीं है, इसमें से कौन जो है वो ल्यूब्रिकेंट नहीं है। एक बार थोड़ा जल्दी से क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, फिर बस ऑलमोस्ट सेशन जो है वो आपका अंतिम दौर पे ही है। ठीक है, अंतिम दौर में ही है। और आप लोगों को बता दूं कि अभी आपके पास क्या है, जब सेशन आपको मिलेगा तो आपको दोपहर के समय पे ये सेशन मिल रहा होगा, मतलब इवनिंग के समय पे मान लो। ठीक है, बट ये क्लास जो है आपको जो है फिर फर्दर भी आपको और क्लासेस जो भी जो है वो देखने को मिलेंगी। 5 बजे आज आपका लाइव सेशन है। ठीक है, 5 PM पर लाइव सेशन है, तो आप लोग भाई उसमें जरूर आइएगा। उसमें मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 PM पर लाइव सेशन हम लोग क्या करेंगे, कंडक्ट करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। कौन सा कॉमन टाइप ऑफ लुब्रिकेंट नहीं है, ऑयल, ग्रीस, वाटर, एयर। तो एयर जो है वही आपके पास लुब्रिकेंट नहीं है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर लुब्रिकेंट नहीं होती है। ठीक है, उसको हम लोग अपने टायर्स वगैरह में यूज करते हैं। एयर जो लिब्रिकेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के मटेरियल के लिए यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को। ठीक है, तो वो बेसिकली कास्ट आयरन होता है। मैकेनिकल वाले वो जान रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, कॉमन टाइप ऑफ। ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ। तो आपके पास अगर पूछ दे कभी कंप्रेस्ड एयर का, कंप्रेस्ड एयर जो है वो किसके लिए लिब्रिकेंट है, कंप्रेस्ड एयर आपके पास क्या है, वो लिब्रिकेंट होती है सिर्फ और सिर्फ कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कास्ट आयरन के लिए होती है। बाकी आपके पास लिब्रिकेंट सभी हैं, वाटर भी है, ग्रीस भी है, ऑयल भी है, सभी चीजें आपके पास क्या सब लिब्रिकेंट आपके पास होती है। ठीक है, वाटर ग्रीस ऑयल लुब्रिकेंट है, लेकिन एयर कॉमन लुब्रिकेंट आपके पास क्या है सर, नहीं। ठीक, इसमें आप लोग वाटर मत टिक करिएगा। ठीक है, वाटर भी लुब्रिकेंट के काम आता है, क्योंकि जैसे सॉल्युबल ऑयल हो गए, मिनरल ऑयल हो गए, उनके अंदर वाटर ही आप क्या करते हो, ऐड करते हो, देन वो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ठीक है, देन वो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। सो दैट ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इसमें आप लोगों को हो सकता है डाउट हो कि सर वाटर हो सकता है, वाटर नहीं, वाटर आपके पास सॉल्युबल जो भी ऑयल्स होंगे, तो सॉल्युबल ऑयल में मिलाओगे क्या, वाटर ही हम लोग क्या करते हैं उसमें मिलाते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल में क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं। ठीक, वो हमारे पास क्या करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ओशियन एनर्जी एज अ पावर सोर्स। ओशियन एनर्जी को अगर हम लोग क्या करते हैं, पावर सोर्स के रूप में यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, प्रोड्यूस करेगा, कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करेगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स द लार्ज लैंड एरियाज फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक, हाई फ्यूल कॉस्ट, इट कॉजेज सिग्निफिकेंट नॉइस प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर आपके पास अगर ओशियन एनर्जी का यूज करना है तो आपको क्या है भाई, कोई भी कोस्ट वगैरह का ही एरिया चाहिए रहेगा। ठीक है, और जब इस एनर्जी का यूज करोगे, ठीक है, तो जैसे आपको बताया था कि वेव्स आती हैं। ठीक है, जो एनर्जी है, वेव्स आती हैं, उसको स्टोर करते हो उस वाटर को, फिर उससे आपके पास क्या टरबाइन को मूव कराते हो, देन वो चीज
कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पर आपके पास जब करते हैं ना तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की नो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता। सो दैट ऑप्शन ए हमारे पास क्या है सर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये आपके पास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, हाँ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये प्रैक्टिस सेट भी आपके पास क्या है सर, यहाँ पर 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं, ये चौथे प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो है सब्जेक्ट वाइज चीज़ें चलेंगी, फिर मैं मतलब अप्रैल में आपका एक बार एडमिट कार्ड आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको 4-5 क्लासेस और करा दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की, ठीक, वो क्लासेस लंबी कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या, व्हाट डज एनर्जी इफिशियंसी रिफर्स टू, एनर्जी इफिशियंसी आपके पास क्या रेफर करती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, द रेशियो ऑफ यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी आउटपुट, ठीक है, द एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, द स्पीड एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब एनर्जी इफिशियंसी की बात किया, एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या होता है भाई, आपके पास आउटपुट अपॉन में क्या सर, इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है, द यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू द टोटल एनर्जी इनपुट। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या सर, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया सर, करेक्ट आंसर हो गया। अब ये भाई आपके पास क्या, प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर एंड हो गया। अब आपके पास क्या सर, फ्रॉम टुडे 5 PM हम लोग क्या करेंगे, लाइव मिलेंगे, हम लोग क्या करेंगे भाई, लाइव जो है वो जुड़ने वाले हैं, लाइव आपसे मिलने वाले हैं। किस लिए मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे, हम लोग क्या करेंगे भाई, ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट वाइज सीरीज आप लोगों से बोला था तो वो स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग जो है वो स्टार्ट करें सबसे पहले, तो इसमें मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और बाकी जिन भी विद्यार्थियों ने यूपीपीएससी एई की अभी जो है ये टेस्ट सीरीज नहीं परचेस की है, आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 टेस्ट लाइव हो चुके हैं, आप 7 FLT लाइव हो चुके हैं, आपके पास 3 FLT और लाइव होंगे। डेली टेस्ट लगाओ आप लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से आप इन सभी चीज़ों को, टेस्ट सीरीज को यूज़ करो। 99 रुपये की मात्र टेस्ट सीरीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रखे हैं, लिंक भी दे रखा है, कोई भी क्वेरी हो दिए गए नंबर पर आप संपर्क जो है वो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक, ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।